नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, आई सपोज आपने पढ़ रखा है पहले, बट लेट अस सी इट अगेन। इसमें क्या करा उसने, सपोज देयर इज अ गोल्ड प्लेट, थिन गोल्ड शीट, okay, we have a thin gold sheet, here we have a source of alpha particles, here we have a source of alpha particles। alpha particles क्या होते हैं? अब alpha particles कुछ नहीं होते, सपोज हमारे पास एक He प्लस का एटम है, हीलियम का एटम है, उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, क्या बन जाएगा? He2 प्लस आयन, He2 प्लस का एक आयन बन जाएगा, उसी को हम नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करने का सपोज एक सोर्स अवेलेबल है। हम उसने रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, इस सोर्स को यहाँ पे रखा, एक थिन गोल्ड शीट लगाई, यहाँ पे इससे होगा क्या, यहाँ पे बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड शीट पे स्ट्राइक करने लगे। इस गोल्ड शीट के दूसरी साइड पे हमने यहां पे रखा एक फॉस्फोरस की स्क्रीन रखी। अगर फॉस्फोरस समझ में नहीं आता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक बेसिकली एक स्क्रीन रखी, इतना समझना बहुत है। इस स्क्रीन का रोल क्या था, ये स्क्रीन बेसिकली चेक करती थी कि जब भी कोई इस पे बम्बार्डिंग होगी, या फिर जब भी इस पे कोई अल्फा पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल इस पे अगर स्ट्राइक करेगा तो इसमें इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसमें ऐसा सपोज अगर यहाँ पे एक पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो इस पॉइंट पे एक इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगी, और इस इल्यूमिनेशन को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसका सेटअप तो समझ में आ गया, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसका सेटअप तो समझ में आ गया कि उसमें उसका सेटअप कैसा था। दूसरी चीज, इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या हुआ कि यहाँ पे गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड शीट को स्ट्राइक करते हैं, अगर कोई उसका पास थ्रू कर जाता है देन इट विल रीच द स्क्रीन एंड इट विल प्रोड्यूस इल्यूमिनेशंस देयर। सो लेट अस सी द रिजल्ट्स, व्हाट रिजल्ट्स डिड दिस एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या हुए? पहला रिजल्ट, most of the alpha particles reached the screen। मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन ऑन द वे गोल्ड फॉइल है, उसको क्रॉस करके ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन तक पहुंच गए। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इस रिजल्ट से कंक्लूजन क्या निकाला? इस रिजल्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाला, most of the space in atom is empty। ये इस रिजल्ट का ये कंक्लूजन था। दूसरा रिजल्ट क्या था? I would like to add something on this point, most of the alpha particles reach the screen, या फिर इसको सेकेंड पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, most of the particles passed straight through gold foil। यहाँ पे क्या था? ज्यादातर पार्टिकल्स, ये तो बात हो चुकी, ज्यादातर पार्टिकल्स क्रॉस कर गए थे गोल्ड फॉइल को, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर पार्टिकल क्या था, वो स्ट्रेट गए थे। मतलब उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन, सपोज एक पार्टिकल का पाथ ये है तो वो इसी पाथ के अलोंग चला गया था, उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई थी। बट
सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इसका कंक्लूजन समझते हैं अब कि अगर कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे तो उसका रीजन क्या है, मतलब वहां पे क्या रहा होगा, उसका कंक्लूजन क्या है। उसका कंक्लूजन ये है कि सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स पहुंचे होंगे तो क्या हुआ, कुछ ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सम ऑफ द पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ इस टाइप से। अब ये डिफ्लेक्शंस क्यों आई, कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन आ गई, वो डिफ्लेक्शन क्यों आई, कुछ यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जहां पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है वो सारे सेंटर्स पे हो रही है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सेंटर पे कोई ऐसी चीज है जो इनको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो इनको रिपेल कर रही है, ठीक है। वो क्या हो सकती है, क्योंकि हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो He+ आयन है, He2+ आयन, He2+ आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये पक्की बात है कि एट द सेंटर एक ऐसी स्पीशीज रही होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उस स्पीशीज को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। सेंटर पे एक स्पीशीज प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, ओके। दूसरा, इसके बाद पोस्टुलेट आया था वेरी रेयरली a particle bounce back, वेरी रेयरली अ पार्टिकल बाउंस बैक। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे पार्टिकल्स बहुत रेयर थे जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए थे, लाइक दिस। सपोज हमारे पास ये एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, वो डिस्कवर हो चुका है, बहुत रेयरली पार्टिकल्स थे जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए थे। इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत रेयर है जो बाउंस बैक हो रहे हैं। अगर न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बहुत ज्यादा होते जो बाउंस बैक होते। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत रेयर हैं, इसका मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल स्पीशीज। ये 3 कंक्लूजन है मेनली, 3 इसके रिजल्ट्स आए कि हमारे पास जो एटम है उसमें सेंटर पे क्या होता है, एक स्पीशीज होती है न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज, उस पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज का साइज बहुत छोटा होता है। और इन दोनों के रिजल्ट से एक और कंक्लूजन आएगा, वो क्या कहेगा कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पीशीज है तो इसका मतलब पूरे एटम को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए कुछ नेगेटिव चीजें भी चाहिए, जिसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ पे हैं, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल से सिर्फ इतना पता चला था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, रीजन बीइंग उसने क्या कहा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था, देयर इज अ न्यूक्लियस एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर था। इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो इट मींस इट इज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक थियोरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक थ्योरी होती है विच सेज इफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट रेडिएट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इस केस में एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक्सेलरेशन में जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन में हो रहा है ना वो, क्योंकि एक वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलरेशन। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में जाता है देन दैट केस इट रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी एमिट करता है वो, मतलब उस पार्टिकल में से एनर्जी निकलती रहती है।
इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से क्या होगा, जब ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो इसकी अपनी एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी इसकी स्पीड भी रिड्यूस होगी, इसकी स्पीड रिड्यूस होगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। ये इसका ड्रॉबैक था कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थ्योरी सही है जो कि हमें पता है कि इट इज करेक्ट, तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो बहुत जल्दी न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन में और एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, तब वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ये इसका ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई बोर्स थ्योरी। It was developed by a scientist named Niels Bohr. Okay,